टू बी फिजिक्सिफाइड आज भैया वन शॉट सीरीज का वीडियो हमारा है वेव ऑप्टिक्स पर। वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे भैया। तुम्हारे एग्जाम्स को लेके बड़ा डायलेमा चल रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। देखो, जो भी मेहनत कर लोगे, ये मत सोचना एग्जाम नहीं होंगे तो मेहनत बेकार हो जाएगी। वो मेहनत, वो नॉलेज तुम्हारे कहीं ना कहीं काम होने वाली है। बाकी आज देखो शायद अपडेट्स आए। आज 1 जून को मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो भी अपडेट्स आएंगे उसको लेके आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग योर एग्जाम्स कि कैसा पेपर पैटर्न होगा, कब से एग्जाम होंगे। सीबीएसई कह रही है जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम्स कराएंगे, कम ड्यूरेशन के कराएंगे। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप ज़्यादा होंगे, सब्जेक्टिव कम होंगे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होगा। इट विल बी डिस्क्लोज टुमारो। मैं वीडियो से तुम्हें अपडेट भी कर दूंगा। तो स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड। तो भैया वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है यार ऑप्टिक्स। 14 मार्क्स का वेटेज है। दो पार्ट्स हैं बेसिकली इसके, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अगर हम बात करें शायद 7 मार्क्स का एक रफ डिवीजन रहता है। और वेव ऑप्टिक्स थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। दूसरा नाम है इसका फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ये डिवीजन कैसे किया गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। सो दैट इज बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वो किस पर बेस्ड है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पर बेस्ड है भैया। जब लाइट का इंटरेक्शन ऐसी चीजों से होता है जिनकी डायमेंशंस वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो भैया लाइट सीधी चली जाती है, स्ट्रेट चली जाती है, रे नेचर डोमिनेंट होता है। रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं। यहां वेव ऑप्टिक्स में, फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लोग बात करेंगे लाइट का इंटरेक्शन उन चीजों से होगा जिनकी डायमेंशंस लगभग लाइट के वेवलेंथ के बराबर है। तो भैया बहुत लड़ाई हुई, तुम्हें पता है। पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई। न्यूटन ने कहा कि भाई लाइट टाइनी कॉर्पसल से बनी है। मैकेनिक्स के आदमी थे, उन्होंने कहा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और लाइट उनसे मिलकर के बनी हुई। अलग अलग कलर्स के पार्टिकल्स का साइज अलग अलग होता है। रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। इलास्टिक कोलिजन तो तुमने पढ़ा ही था, जैसे इलास्टिक कोलिजन होता है वैसे ही रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। लेकिन इनकी थ्योरी फेल हो गई कि लाइट जो है भाई पार्टिकल नेचर, उसका कॉर्पस्कुलर नेचर नहीं है। तो लाइट का कैसा नेचर है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइट का वेव नेचर है। हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़ेंगे और अल्टीमेटली लाइट का जो नेचर है दैट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच वाज गिवन बाय मैक्सवेल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेट्स सी कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है भाई? तो भाई जो हाइगन्स वेव थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम कहेंगे कि भाई लाइट एक वेव है। लाइट क्या है? लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का वेव नेचर है। तो वो जो हाइगन्स की वेव है वो किस फॉर्म में चलती है? वो वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है। वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट ऐसे पॉइंट्स का लोकस है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑन अ वेव विच आर इन सेम फेज। जो सेम फेज में होते हैं ऐसे पॉइंट्स के लोकस को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। मतलब एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम इसको। क्या नाम दे सकते हैं? हम इसको नाम दे सकते हैं इक्विफेज सरफेस। मतलब ऐसी सरफेस जिसके चप्पे चप्पे पर फेज सेम हो, सेम फेज हो। जैसे तुमने देखा होगा भैया, पानी में पत्थर डालते हैं, तो पानी में पत्थर डालते हैं तो तुमने देखा होगा रिपल्स बनती हैं। और रिपल्स कैसी होती हैं? जहां पर तुमने पत्थर डाला, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, उसके चारों तरफ एक जो सर्किल बना, जो रिपल बनी, जिसमें सारे पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है। उसके पड़ोस में जो रिपल है उसमें सारे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है। फिर उसके पड़ोस वाली जो रिपल है, पड़ोस वाला जो सर्किल है, उसमें सारे पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है। मतलब उनका ट्रेंड ऑफ ऑसिलेशन एक रिपल में सबका क्या है? सेम है। तो ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑन अ वेव विच आर इन सेम फेज। अब हम बात करें कि भैया वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है। शेप ऑफ वेव फ्रंट, तो भैया शेप जो होता है वेव फ्रंट का वो सोर्स के शेप पर डिपेंड करता है। जैसे अगर पॉइंट सोर्स होगा, कैसा सोर्स होगा? पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है। मतलब यहां पर अगर मान लो ये पॉइंट सोर्स है
तो इससे वेव्स निकल रही हैं। अब तुमने क्या किया, सबके क्रेस्ट को ट्रैक कर लिया, सबके ट्रफ को ट्रैक कर लिया, सबके क्रेस्ट को ट्रैक कर लिया, ट्रफ को ट्रैक कर लिया, सबको लोकेट किया, तो तुम्हें कैसी सरफेस मिल जाएंगी, तुम्हें स्फेरिकल सरफेस मिल जाएंगी। तो पॉइंट सरफेस का जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और देखो अब ये लीनियर सोर्स अगर है तो लीनियर सोर्स का कैसा वेव फ्रंट होगा, तो तुम्हें पता है भैया लीनियर सोर्स जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, और हर किसी का जो वेव फ्रंट होगा सबको कवर करोगे तो क्या आ जाएगा, लीनियर सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो हमेशा सिलेंड्रिकल होगा। अब कोई बहुत दूर है सोर्स हमसे, डिस्टेंट सोर्स है, जैसे चांद तारे की बात करें तो डिस्टेंट सोर्स अगर हमसे है बहुत दूर तो वो कैसा होगा, तो वो हमें नजर आएगा प्लेन, लेकिन होगा कैसा, वो स्फेरिकल होगा। जैसे हम सन की बात करें, हम स्टार्स की बात करें तो वो हमारे लिए पॉइंट सोर्सेज हैं, तो उनके वेव फ्रंट हैं कैसे, स्फेरिकल। लेकिन हम तक आते आते बिकॉज वी विल बी एबल टू सी ओनली अ पार्ट ऑफ इट, हम उसे थोड़ा सा ही देख पाएंगे। जैसे अर्थ कैसी है, स्फेरिकल, लेकिन एट ए टाइम हम थोड़ी सी देख पाते हैं तो हमें कैसी दिखती है, फ्लैट दिखती है। तो डिस्टेंट सोर्स अगर है, क्वेश्चन आता है ये, तो उसका वेव फ्रंट होता तो स्फेरिकल है, लेकिन हमें कैसा नजर आएगा, हमें प्लेन नजर आएगा। तो ये तो बात हो गई कि भाई शेप कैसा होगा। अब बात होती है बिहेवियर ऑफ मिरर्स, लेंसेज एंड प्रिज्म्स फॉर वेव फ्रंट्स। अब भाई हाइगेंस को ये भी तो बताना था ना यार कि जब मिरर पे वेव फ्रंट पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा, लेंस पे वेव फ्रंट पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा, और प्रिज्म पे पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा। तो मिरर और लेंस के लिए 99.9% केसेस में याद रखो, अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट पड़ता है तो प्लेन हो जाता है, और प्लेन वेव फ्रंट पड़ता है तो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। कैसे, देखो भैया, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस पर वेव फ्रंट पड़ रहा है प्लेन। अब तुम्हें पता है पैरेलल लाइट रेज पड़ेंगी तो कैसी हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। तो कन्वर्जेंट लाइट रेज के करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अब हम कॉन्वेक्स लेंस में दूसरे केस की बात कर ले, यहां फोकस पर एक सोर्स रख दो, पॉइंट सोर्स, उससे लाइट पड़ने दो। अब ये लाइट कैसी हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, मतलब इनका वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो स्फेरिकल अगर पड़ेगा तो प्लेन, और प्लेन अगर पड़ेगा तो स्फेरिकल। अब मिरर के केस में देख लो, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर पैरेलल लाइट रेज पड़ेंगी, पैरेलल लाइट रेज का मतलब वेव फ्रंट कैसा, प्लेन। अब ये होता है कन्वर्जेंट मिरर, तो ये कन्वर्ज कर देगा फोकस पे, तो भैया इसका वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। तो प्लेन जो है वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल, और स्फेरिकल जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो प्लेन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रिज्म में क्या होता है। अब भैया प्रिज्म में देखो क्या होगा, तो प्रिज्म के ऊपर जब हम प्लेन वेव फ्रंट डालेंगे, मतलब पैरेलल लाइट रेज डालेंगे, तो प्रिज्म तुम्हें पता है कि लाइट रेज को अपने बेस की तरफ बेंड कर देता है, तो ये बेस की तरफ बेंड हो जाएंगी, तो वेव फ्रंट जो है वो टिल्टेड हो जाएगा। अब सर कैसे टिल्टेड हो जाएगा, तो जरा समझो भैया एनालॉजी। अब यार जब ये पॉइंट जाएगा यहां पर, तो इसको प्रिज्म की सबसे कम थिकनेस से पास होना है। तुम्हें पता है ग्लास के अंदर जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो यहां पर जब पॉइंट पी आएगा तो उसकी भी स्पीड कम होगी, मतलब यहां से यहां तक उसकी स्पीड कम रहेगी। लेकिन फिर जब यहां आ जाएगा तो इसकी स्पीड वही हो जाएगी जो यहां पर थी, मतलब फिर से तेज भागने लगेगा। क्यू बेचारा जो है वो ज्यादा देर तक अंदर रहेगा पी के कंपैरिजन में, मतलब ज्यादा देर तक इसकी स्पीड कम रहेगी, तो नेचुरल सी बात है जब क्यू बाहर निकलेगा तो पी से पीछे रह जाएगा। और आर तो बेचारा सबसे देर तक अंदर रहेगा, तो आर तो सबसे ज्यादा पीछे रह जाएगा, तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज टिल्टिंग ऑफ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट और रे का रिश्ता क्या है, देखो रे ऑप्टिक्स में बात करते हैं लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे, और यहां पर हाइगेंस वेव थ्योरी अगर हमें समझनी है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट वेव का मुखड़ा है भैया।
जैसे किसी का मुखड़ा होता है ना, चेहरा होता है, उसे देख के अंदाजा लग जाता है, काफी चीज लोग फेस रीडिंग कर लेते हैं, उसके क्या सोच रहा है, कैसा उसका पर्सनालिटी है वो पता लग जाता है। तो वैसे ही वेव फ्रंट देख करके वेव का अंदाजा लगता है कि वेव का प्रोपोगेशन कैसा होने वाला है, मीडियम पर कैसा इंपैक्ट होने वाला है। तो हमें वेव फ्रंट को समझना पड़ेगा। तो वेव फ्रंट और रे के रिश्ते की बात करें तो रे क्या है? रे इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है रे का जो डायरेक्शन है। तो अगर कन्वर्जेंट लाइट रेज है, कन्वर्जेंट है, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल हो जाएगा ऐसे। अगर डाइवर्जेंट लाइट रेज है, अगर डाइवर्जेंट लाइट रेज है तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा। और अगर पैरेलल लाइट रेज हैं, पैरेलल लाइट रेज हैं तो वेव फ्रंट कैसा रहेगा? तो भैया जो वेव फ्रंट रहेगा वो प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी की। अब बात करते हैं भैया हाइगेन्स वेव थ्योरी की। तो हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या कहती है भैया? अब यार दिक्कत ये थी ना, हाइगेन्स ने ये तो मान लिया कि लाइट वेव है, लेकिन उस समय मैकेनिकल वेव्स का कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा था और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है। तो मैकेनिकल वेव्स का प्रोपोगेशन तो समझना आसान है। जैसे हम कहते हैं भी साउंड चल रही है, तो कैसे चल रही है भाई? मैंने बोला लिप्स से डिस्टर्बेंस हुआ, एयर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस हुआ, एयर पार्टिकल्स अपने नज़दीक वाले एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एंड दिस डिस्टर्बेंस थ्रू द एयर पार्टिकल्स रीचेज अ पर्टिकुलर ईयर, और ईयर से वो ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम से सेंसरी नर्व से होते हुए ब्रेन तक मैकेनिकल वेव चली जाती है, साउंड वेव चली जाती है। एंड एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दैट कि भाई कॉम्प्रेशन होते हैं, रेयरफैक्शन होते हैं एयर पार्टिकल्स में, एंड दैट इज हाउ अ साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स। अब हाइगेन्स को भी इसी पैटर्न में, जो माइंडसेट था लोगों का, उसी माइंडसेट में लोगों को समझाना था कि भाई मेरा वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट, मेरी लाइट जो है वो जो एक वेव है वो किस फॉर्म में चलेगी। तो उन्होंने क्या कहा भाई? उन्होंने कहा कि एवरी लाइट सोर्स एमिट्स वेव फ्रंट्स इन ऑल द डायरेक्शंस। सारे लाइट सोर्स, टू बी स्पेसिफिक ही सेड कि एवरी लाइट सोर्स एमिट्स वेव फ्रंट्स इन ऑल द डायरेक्शंस। उन्होंने कहा, बाद में एक साइंटिस्ट थे फ्रेजनेल, उन्होंने करेक्ट किया कि भैया बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। चिराग तले अंधेरा नहीं होता है, अंधेरा होता है, सॉरी, चिराग तले अंधेरा होता है कि नहीं होता? चिराग के नीचे कोई भी लाइट सोर्स है, लैंप है, उसके नीचे अंधेरा रहेगा हमेशा। मतलब वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एवरी लाइट सोर्स एमिट्स वेव फ्रंट। अब जब ये वेव फ्रंट मीडियम पार्टिकल से टकराता है, हाँ एक बात और, अब एक बात और ये सामने आई कि भाई लाइट तो वैक्यूम में भी चलती है, वहां तो मीडियम पार्टिकल्स होंगे नहीं, तो लाइट कैसे जाएगी? तो हाइगेन्स ने थोड़ा सा बेवकूफ बनाया लोगों को, बोले यार हमारी जो लाइट वेव है ना, उसको चलने के लिए जो मीडियम चाहिए वैक्यूम में भी है, वो हर जगह है, वैक्यूम में भी वो मीडियम प्रेजेंट है। और उस मीडियम को नाम ही दे डाला इन्होंने, एक ईथर नाम दे दिया कि भैया हमारी लाइट जो है वो ईथर में चलेगी। तो इन्होंने कहा भाई लाइट सोर्स से वेव फ्रंट निकलेंगे, वेव फ्रंट मीडियम पार्टिकल से टकराएंगे, और वो मीडियम पार्टिकल्स एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने बोला मुंह से, तो मुंह के पास के एयर पार्टिकल्स टकराए, को वो एनर्जी मिली और उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू करा, और फिर उन्होंने अपने पड़ोस के जब एयर पार्टिकल्स को एनर्जी दी, तो उन पड़ोस के एयर पार्टिकल्स के लिए ये वाले एयर पार्टिकल्स क्या हो गए? सोर्स हो गए। भाई असली सोर्स तो ये है, लेकिन इस सोर्स से ये वाले एयर पार्टिकल्स हुए, फिर ये वाले एयर पार्टिकल्स हुए, फिर ये वाले एयर पार्टिकल्स हुए। तो हर एयर पार्टिकल के लिए उससे पहले वाला जो एयर पार्टिकल है वो सोर्स का काम करेगा। तो उसी तर्ज पे इन्होंने कहा कि भाई सोर्स से वेव फ्रंट निकलेगा, वेव फ्रंट मीडियम पार्टिकल से टकराएगा, मीडियम पार्टिकल नए सोर्स का काम करेंगे और फर्दर वेव फ्रंट एमिट करेंगे, और इसको इन्होंने कहा सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव फ्रंट का। ठीक वैसे ही जैसे ब्रांच से जो डायरेक्ट लीफ निकलती है उसे लीफ कहते हैं, और लीफ से जो लीफ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लीफलेट कहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई न्यू सोर्स से क्या निकलेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलेगा, और ये उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा जिस स्पीड से हमारा जो उस मीडियम में ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जो निकलेगा वो किस स्पीड से जाएगा? जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड होगी उस स्पीड से ये आगे बढ़ेगा। और पर्टिकुलरली इन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। जैसे भाई ये लाइट का सोर्स है और इस सोर्स से वेव फ्रंट निकला, मान लो पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला, और ये वेव फ्रंट तीन पार्टिकल से टकराया, ए बी और सी, तीन पार्टिकल्स मिल गए इसको।
अब ये तो हो गई प्राइमरी लोकेशन ऑफ द वेव फ्रंट एट टी इज इक्वल टू 0। अब किसी ने पूछा कि भाई टी टाइम के बाद तुम्हारा वेव फ्रंट कहां पहुंच गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट जिसे कह सकते हैं हम कि भाई ए बी सी ने सेकेंडरी वेवलेट्स को निकाला, ए बी सी बिकेम न्यू सोर्सेज एंड दे एमिटेड सेकेंडरी वेवलेट्स, यहां से हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स निकली। तो अब ये वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ा? तो कोई बात नहीं, अगर मान लो मैं टी टाइम के बाद निकालना है वेव फ्रंट कहां पहुंचा, स्पीड हमें पता है लाइट की v है, तो टी टाइम में v स्पीड से जो लाइट ये वेवलेट्स हैं वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी, vt, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर कंपास रखेंगे और vt रेडियस का एक यहां से क्या बना देंगे, स्फीयर बना देंगे। यहां पर कंपास रखेंगे और vt रेडियस का क्या बना देंगे, स्फीयर बना देंगे। यहां पर कंपास रखेंगे और vt रेडियस से क्या बना देंगे, स्फीयर बना देंगे। और इन स्फीयर्स पर जो कॉमन टेंजेंट बनेगा दैट विल गिव यू द न्यू लोकेशन ऑफ द वेव फ्रंट एट टाइम t, दैट इज a डैश b डैश एंड c डैश। बैकवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बैकवर्ड जो है वेव फ्रंट ट्रेवल नहीं करता, ये बाद में करेक्शन कर दिया गया हाइगेंस थ्योरी में। सो दैट इज हाउ आवर वेव फ्रंट ट्रेवल्स। इसी तरीके से अगर हम प्लेन वेव फ्रंट देख लें, मान लो ये टकराया तीन पार्टिकल से ए बी सी, टी टाइम के बाद निकालना है तो वीटी रेडियस का स्फीयर यहां से बना दिया, वीटी रेडियस का, और फिर इस पर क्या खींच दिया, कॉमन टेंजेंट खींच दिया, जिसे एनवेलप भी कहते हैं। सो दिस कॉमन टेंजेंट बिकम्स द न्यू लोकेशन ऑफ द वेव फ्रंट एंड दैट इज हाउ हाइगेंस वेव ट्रेवल्स। इज दैट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर साल आती है एग्जाम में, तो इसको जरूर कर लेना। अब हम इसके बाद करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी, जिससे हाइगेंस थ्योरी को सपोर्ट मिला कि भाई हाँ लाइट इज अ वेव। अब ये देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी। रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया हाइगेंस थ्योरी की मदद से, देखो भैया, क्योंकि अगर हमारी थ्योरी सही है तो वो फिनोमेना को भी तो एक्सप्लेन करेगी ना। तो भैया हाइगेंस ने अपनी थ्योरी जो दी इन्होंने, उससे सबसे पहले एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन फिनोमेना को। तो कैसे किया एक्सप्लेन, देखो भैया, ये मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। अब सर आप ऐसे कैसे बना रहे हैं? अरे भाई डायग्राम गंदा थोड़ी करेंगे, ये यहां से निकलेंगी सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स को कवर करने के लिए क्या करेंगे, एनवेलप बनाएंगे, फिर ये आगे चलेगा, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स को कवर करेंगे, फिर एनवेलप बनाएंगे। सो दैट इज हाउ अवर वेव फ्रंट ट्रेवल्स। इस तरीके से हमारा वेव फ्रंट जो है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो भैया वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा, अब वेव फ्रंट यहां पर आके स्ट्राइक करेगा। तो भैया मान लो कि हमारा ये वेव फ्रंट आकर के फाइनली यहां पर इंसिडेंट हुआ। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हम ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं डायग्राम को, और ये हमारा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आकर के टकराया, ये पॉइंट ए पर टकराया, तो यहां से क्या निकले, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना शुरू हो गए। अब सर आप दूसरी तरफ क्यों नहीं दिखा रहे? भाई दूसरी तरफ तो ओपैक है यार, पेंट कर दिया, कैसे जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा खाली। ठीक इसी तरीके से जब ये यहां पर आएगा तो यहां से निकलेंगे, यहां पर आएगा तो यहां से निकलेंगे, और हमें कहां तक से मतलब है, हमें मतलब है यहां तक से, कि भैया यहां पर जब आएगा तो हमें इस पूरे वेव फ्रंट का इंटरेक्शन हो जाए सरफेस से, पूरे वेव फ्रंट का क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए सरफेस से। उसके बाद जो वेव फ्रंट की लोकेशन आएगी वो हमारे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की लोकेशन होगी। तो जैसे जैसे ये वेव फ्रंट सरफेस से इंटरेक्ट करता जाएगा वैसे वैसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते जाएंगे। हम कहां तक इंतजार करेंगे, जब तक ये नहीं आ जाता। इसको आने में टी टाइम लगता है, v स्पीड से ये vt डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मतलब जब ये यहां पर था तब हमारा ए पॉइंट जो था वो सरफेस से स्ट्राइक कर चुका था, मतलब यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे क्या वो भी vt डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकेंगे? अरे हाँ ना बोलो भैया, जितना टाइम इसे लगेगा उतना ही टाइम इनको मिलेगा फैलने के लिए। मतलब यहां पर अगर हम कंपास रखें और vt रेडियस का आर्क लगाएं तो क्या वो जो आर्क होगा, वो जो स्फीयर होगा, वो सभी सेकेंडरी वेवलेट्स को कैप्चर कर लेगा। मतलब उसके बाहर कोई भी सेकेंडरी वेवलेट नहीं निकल पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन है वो कितना है, t, और t टाइम में v स्पीड से vt डिस्टेंस से ज़्यादा कोई भी सेकेंडरी वेवलेट नहीं ट्रेवल कर पाएगी। तो हमने यहाँ से टेंजेंट खींच लिया, तो ये जो हमारा टेंजेंट है
ये जो हमारा टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट का नाम? टेंजेंट का नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। तो ये जो ए डैश बी डैश है जो आगे बढ़ेगा, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया भैया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब एंगल, तो भैया वेव फ्रंट जो एंगल बनाता है सरफेस से उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रे के कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हो तो भी समझ सकते हो, भाई ये इंसिडेंट रे है, भाई वेव फ्रंट के जो नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसको रे कहते हैं। तो यहां से अगर हम नॉर्मल खींच दें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो ये आई, तो ये 90 माइनस आई, और ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? आई हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो गया? आर। अब अगर ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना प्रूव करना है तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना पड़ेगा। मतलब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो भैया हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स ले लेते हैं? ए बी बी डैश, ये वाला ए बी बी डैश। और ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा? ए डैश बी डैश। तो देखो भाई बेस कॉमन है, ए बी डैश जो बेस है वो दोनों में कॉमन है। बोलो है कि नहीं है? अब ये भी वीटी डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां से सेकेंडरी वेव्स ने भी, वेवलेट्स ने भी वीटी डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब बी बी डैश बराबर किसके हो गया? बराबर ए डैश के हो गया। बराबर किसके हो गया? वीटी के हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब भैया ये एंगल देखो, ये एंगल 90 और ये भी 90, मतलब एंगल बी बराबर एंगल ए डैश बराबर क्या हो गया? 90। तो भैया दो साइड्स और एक एंगल बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और अगर ट्राइंगल्स ऐसे हैं तो भैया हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तो हमको एक ही प्लेन में दिख रही है, मतलब रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। अब भैया देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भैया बहुत एक्साइटेड हो गए यार, हाइगेंस होता ही है यार, जब हम कोई चीज खुद करते हैं तो उसका एक्साइटमेंट ही अलग होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, जब कोई नया सवाल सॉल्व करते होगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते होगे तो बड़ा मजा आता होगा। ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी, बोलो आता है कि नहीं आता है? तो हाइगेंस थ्योरी देखो भैया, तो आपकी इन्होंने क्या किया है, ट्रांसपेरेंट सरफेस ले ली जेड जेड डैश, और फिर वही वेव फ्रंट आया, और आया तो टकराया, टकराया भाई यहां पर, और टकराया तो आपकी तो सेकेंडरी वेवलेट्स की बल्ले बल्ले हो गई, दोनों तरफ फैलने लगी, बिल्कुल इधर जा रही थी v1 स्पीड से और इधर आ रही थी v2 स्पीड से फैल रही थी। अब भैया फिर वही बात, जितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा, t टाइम लगेगा, तो v1t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमारा वेव फ्रंट यहां से यहां तक आने में। उतने टाइम में v2 स्पीड से ये जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो v2t डिस्टेंस में फैल जाएंगी। अब उन सबको कैप्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फीयर बना लेंगे v2t रेडियस का, यहां पर कंपास रखेंगे और v2t रेडियस का क्या बना लेंगे, स्फीयर बना लेंगे। तो उससे बाहर तो कोई जाएगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम t है। पूरे वेव फ्रंट को इंटरेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम, और t टाइम की हमें ट्रेस करना है कि कितनी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं और उन पर क्या खींच लेना, कॉमन टेंजेंट खींच लेना है। तो भैया यहां पर अगर हम देखें, अगर ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो जो रे आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो जो हमारा वेव फ्रंट हो जाएगा वो हो जाएगा a डैश और b डैश इस तरीके से। सो दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो प्रूव करने पड़ेंगे ना। अब ये एंगल आई है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो ये 90 माइनस आई हुआ, तो ये कितना हो गया, तो ये सर आई हो गया। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये आर है, ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया आर। तो अब लगे हाँ, तो भैया देख लेते हैं जरा ट्राइंगल ए बी बी डैश। तो ट्राइंगल ए बी बी डैश में क्या होगा, साइन आई, बोलो क्या होगा, साइन आई
परपेंडिकुलर V1t अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया AB डैश। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? फिर ट्राइंगल नीचे वाला A डैश B डैश, तो साइन R क्या हो गया भाई? साइन R हो गया, देखो ये V2t डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया? V2t और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये फिर से हो गया क्या? AB डैश। अब स्नेल्स लॉ की तरफ जाना है तो साइन I बाई साइन R करना पड़ेगा भाई, तो साइन I बाई साइन R करोगे क्या आएगा बताओ? ये आ जाएगा V1 अपॉन V2। अगर लाइट की स्पीड c है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है तो क्या V1 की जगह लिख सकते हैं c बाई n1, और इसी तरीके से लाइट की स्पीड c है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है तो क्या लिख सकते हैं c अपॉन n2, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा n2 अपॉन n1। मतलब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया। और ये तो भाई दिख ही रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में है, तो हाइगेंस ने भैया रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब भैया देखो बात होती है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, हमें पता है। तो भैया इंटरफेरेंस क्या है? देखो लाइट के पर्सपेक्टिव में जब दो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन, मतलब इंटरफेरेंस इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सुपरपोजिशन, समझ लो। तो जब दो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, क्या होता है? सुपरपोजिशन। इस तरीके से एक लाइट वेव, ये रही, एक ये रही। अब दो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ तो ऐसा हो सकता है कि भैया दोनों सेम फेज में हो। दोनों सेम फेज में मतलब भाई ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 0। बोलो फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। और इसका ये डिस्प्लेसमेंट y1 और इसका डिस्प्लेसमेंट y2, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y1 प्लस y2। अब अगर ये मान लो 0 ना हो, ये 2 पाई हो, ये 3 पाई हो और ये क्या हो? 4 पाई, तब भी क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा और ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। तब भी फेज डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में? 2 पाई का। तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y1 प्लस y2। अब मान लो ये 4 पाई हो, ये 5 पाई हो और ये 6 पाई हो, तब भी जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट से मिलेगा और ट्रफ जो है वो किससे मिलेगा? ट्रफ से मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच जो सुपरपोजिशन होगा उसकी वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसे सुपरपोजिशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए। और पाथ डिफरेंस की बात करें अगर, भाई जब ये 0 था, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, ये 0, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस जो था इनके बीच में वो कितना था? 0। अब जब ये 2 पाई हो गया, जब ये 2 पाई हो गया, यहां पर ये कितना हो गया? 2 पाई, ये कितना हो गया? 3 पाई, ये कितना हो गया? 4 पाई, तो ये कितना हो गया? तो ये भैया हो गया 2 पाई, मतलब ये हो गया लैम्डा। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ये लैम्डा हो गया और ये कितना हो गया? ये हो गया 3 लैम्डा बाई 2 और ये कितना हो गया? 2 लैम्डा, क्योंकि ये पूरी फुल वेव है और ये हाफ वेव है। तो अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा। ठीक इसी तरीके से 4 पाई से स्टार्ट होगा तो यहां 2 लैम्डा हो जाएगा, यहां 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा हो जाएगा। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। तो जब फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसे सिमेट्री के लिए हम बोल देते हैं 2n लैम्डा बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो n लैम्डा बन जाएगा 2n लैम्डा बाई 2। तो जब वेव्स में सुपरपोजिशन इस तरीके का होगा, फेज डिफरेंस, इसे मैथमेटिकली भी वेरीफाई करेंगे, चिंता मत करो। फेज डिफरेंस इतना होगा, पाथ डिफरेंस इतना होगा, तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और 11th में तुमने पढ़ा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी।
अब अगर दूसरा देख लेते हैं भैया, जब इस तरीके से हो कि भैया क्रेस्ट ट्रफ से मिले, क्रेस्ट किससे मिले, ट्रफ से मिले। अब अगर क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगी तो भैया क्या होगा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनिमम होगा, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। अब इसके लिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और यहां ये शुरू हुआ है किससे, पाई से, 2 पाई से, 3 पाई से, मतलब फेज डिफरेंस कितना है हर जगह, पाई है। फिर यहां से शुरू करोगे तो 3 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n+1 पाई। मतलब जब जब फेज डिफरेंस इतना होगा तो क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा। और अगर पाथ डिफरेंस के टर्म्स में समझें तो यहां λ/2 हो जाएगा, यहां 3 λ/2 हो जाएगा, 5 λ/2 हो जाएगा, मतलब λ/2 का ऑड मल्टीपल हो जाएगा। तो जब कभी दो वेव्स के सुपरपोजिशन होता है, जब कभी दो वेव्स के बीच क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है, और कुछ इस तरीके से होता है कि क्रेस्ट क्रेस्ट से मिले और ट्रफ ट्रफ से मिले, तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। एंड दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और जब दो वेव्स के बीच सुपरपोजिशन इस तरीके से होता है दैट क्रेस्ट ऑलवेज मीट्स विद अ ट्रफ, then the resultant intensity and amplitude is always minimum, and this type of superposition is known as destructive superposition। और जब ये दोनों चीजें कंटिन्यूअस होती रहती हैं, बराबर होती रहती हैं, एक पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम मेंटेन रहता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मेंटेन रहती है, दूसरे पॉइंट पे हमेशा मिनिमम इंटेंसिटी मेंटेन रहती है, और ये मैक्सिमम मिनिमम हमें मिलते जाते हैं, तो ऐसे सुपरपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी व्हेन टू वेव्स आर सुपरपोजिंग, एक वेव की इंटेंसिटी I1 है, एक वेव की इंटेंसिटी I2 है। एक लेमैन कहेगा, एक ऑर्डिनरी आदमी कहेगा कि इनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलनी चाहिए वो I1 + I2 मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं पर इंटेंसिटी I1 + I2 से ज्यादा मिल जाएगी और कहीं पर इंटेंसिटी I1 + I2 से कम रह जाएगी। तो ये जो कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, कैसे हो गया वो हम समझेंगे। इस चमत्कार को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। द रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन इज नोन एज इंटरफेरेंस। अब भैया देखो, होगा कब ऐसा, क्रेस्ट क्रेस्ट से कब मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा, पाथ डिफरेंस λ/2 का इवन मल्टीपल होगा। और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल होगा और पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा। डिटेल में अब आओ जरा मैथमेटिकली समझते हैं। भाई मान लेते हैं मैथमेटिक्स ऑफ इंटरफेरेंस, y1 = a1 sin ωt, हेडिंग डाल लेना मैथमेटिक्स ऑफ इंटरफेरेंस। y1 = a1 sin ωt है, और y2 = है भैया a2 sin ωt + phi। ठीक है भैया। अब इन दोनों का सुपरपोजिशन कराना जरूरी है भैया। इंटरफेरेंस के लिए सुपरपोजिशन तो होगा ही होगा, सुपरपोजिशन के बाद होगा इंटरफेरेंस, मतलब कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो भैया a2 sin ωt + phi आ गया ये। अब sin ωt + phi में हम लगा लेंगे फॉर्मूला sin a + b का। क्या फॉर्मूला है, sin a cos b + cos a sin b। बोलो है कि नहीं है। अब यहां से और यहां से sin ωt कॉमन ले लो, तो sin ωt सर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा a1 + a2 cos phi। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा, अब जो है दूसरा जो टर्म बचा उसको लिख लेते हैं। तो cos ωt को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा क्या, बचेगा a2 sin phi। अब क्योंकि भैया हम रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमें a1 और a2 से क्या मतलब, क्योंकि अब तो सिंगल वेव बन गई, तो हमने यहां पर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, a1 + a2 cos phi की जगह लिख लिया क्या, a cos phi, और a2 sin phi की जगह क्या लिख लिया, a sin phi लिख लिया। अब क्योंकि भैया हमें बात करनी है इंटरफेरेंस की, और इंटरफेरेंस से बात करनी है इंटेंसिटी के मैक्सिमम और मिनिमम होने की, और इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, मतलब यही दोनों इक्वेशन हमारी गाइडिंग इक्वेशंस हैं, यही दोनों इक्वेशन हमारी सब कुछ हैं।
तो भैया स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे इनका, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई और a2 साइन फाई का स्क्वायर कर दो भैया, तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर स्क्वायर करो a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, मतलब a स्क्वायर को कॉमन ले ले तो अंदर आइडेंटिटी बन जाएगी जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक इसी तरीके से a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, तो a2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की यादें ताजा हुई कि नहीं हुई बोलो। मतलब अगर दो फेजर्स ले लें a1 और a2 दोनों फाई एंगल पर हैं तो भैया इनका जो रिजल्टेंट आएगा a आएगा और a की वैल्यू यह हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी बोलो, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब हमें इंटरफेरेंस को समझना है, अगर हमें इंटरफेरेंस को समझना है तो बात इंटेंसिटी की करनी है, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, इंटेंसिटी रख देंगे। तो रख दो भैया, तो भैया ए स्क्वायर किसका, ए किसका एम्पलीट्यूड है जरा बताना। तो जो दोनों वेव्स हमारी थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड है a। तो उसका स्क्वायर मतलब क्या, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई, a1 पहली वेव की इंटेंसिटी, a2 दूसरी वेव की इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की जगह डायरेक्ट इंटेंसिटी लिख ले रहे हैं हम। अब यहां पर a स्क्वायर नहीं है तो यहां पर अंडर रूट कर देंगे i1 i2, माइंडेड cos फाई अंडर रूट से बाहर है, तो दिस इज नोन एज इंटेंसिटी इक्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस, गवर्निंग इक्वेशन, जहां से हम वो बातें निकाल सकते हैं जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी इंटरफेरेंस के। कैसे, फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस, मतलब वो पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वो कहलाते हैं पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इंटेंसिटी कहां मैक्सिमम होगी, जहां cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई कहां मैक्सिमम होगा, जहां cos फाई की वैल्यू +1 होगी। और cos फाई की वैल्यू +1 तभी होती है जब फाई 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, या इन शॉर्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, मतलब 2n पाई हो। तो आई मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा बोलो भैया, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं क्या। सो दिस इज योर मैक्सिमम इंटेंसिटी, और रूट i1 क्योंकि i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो रूट i1 की जगह a1 लिख सकते हैं, रूट i2 की जगह a2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई मैक्सिमम इंटेंसिटी। जहां जहां दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस इतना होगा वहां वहां इंटेंसिटी इतनी होगी, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, मतलब i1 प्लस i2 से भी ज्यादा। और जहां इंटेंसिटी मिनिमम कहां होगी, फॉर i टू बी मिनिमम, i टू बी मिनिमम cos फाई क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मतलब cos फाई -1 होना चाहिए। तो i मिनिमम कितना हो जाएगा देखो भैया, मतलब ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 i2, cos फाई की वैल्यू -1 होगी। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। अब i1 की जगह a1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये भैया हमारी हो गई मिनिमम इंटेंसिटी। तो जहां फेज डिफरेंस cos फाई जो है वो +1 होगा, cos फाई कितना होगा, +1 होगा। तो जहां cos फाई +1 होगा, फाई जो है वो पाई का इवन मल्टीपल होगा, वहां पर इंटेंसिटी ये होगी i1 प्लस i2 से ज्यादा, और जहां -1 होगा वहां इंटेंसिटी ये होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा है, मतलब यहां से ट्रांसफर होके यहां जा रही है इंटेंसिटी, जितनी यहां कम हो रही है उतनी यहां बढ़ जा रही है। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई। अब भैया एक बात और इस इक्वेशन से पता चल रही है, क्या,
इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए कॉस फाई का कांस्टेंट होना जरूरी है, और कॉस फाई के कांस्टेंट होने के लिए फाई का कांस्टेंट होना जरूरी है। और ऐसे सोर्सेस जिनके लिए फेज डिफरेंस जिनके बीच में कांस्टेंट होता है हमेशा विद टाइम, such sources are known as coherent sources, and mind it, interference can only be observed with coherent sources। तो सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, डेफिनेशन देखो भैया, दो सोर्सेज विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिनकी वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो होता है विद टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। अब पहली बात भैया, अगर कोहेरेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, कोहेरेंट नहीं होंगे तो फाई कांस्टेंट नहीं होगा, फाई कांस्टेंट नहीं होगा तो कॉस फाई कांस्टेंट नहीं होगा, कॉस फाई वेरिएबल होगा, कॉस फाई वेरिएबल होगा तो इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेरिएबल होगी। अब बताओ क्या एक ही पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा अगर चेंज होता रहेगा तो क्या तुम देख पाओगे इंटरफेरेंस, क्या तुम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कॉस फाई का कांस्टेंट होना जरूरी है। अब सवाल यह है कोहेरेंट सोर्सेज आएंगे कहां से, क्या दो आइडेंटिकल लाइट सोर्सेज ले लें, दो 50 वॉट के आइडेंटिकल सोडियम लैंप ले लें, क्या वो कोहेरेंट होंगे, नहीं होंगे। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। लिखते जाओ, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, एक्सप्लेन व्हाई। तो भैया देख लो, क्योंकि लाइट का एमिशन कैसे होता है, इट्स एन एटॉमिक फिनोमेना। क्या होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जो उसका टाइम होता है, लाइफ टाइम, वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। पता होगा तुम्हें, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद उसे लौट के वापस ग्राउंड स्टेट में आना ही आना है। तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड दैट फोटोन इज परसीव्ड एज लाइट। मतलब 10⁻⁸ सेकेंड में एक फोटोन, तो एक सेकेंड में कितने होंगे, 10⁸। तो दो अलग अलग सोर्सेज हैं तो 10⁻16 पल्सेस हो गई लाइट की। क्या इतनी बल्क में, इतनी लार्ज नंबर ऑफ पल्सेस के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर पाना पॉसिबल है? और क्या यह पॉसिबल है कि दोनों की एक्साइटेड स्टेट्स और ग्राउंड स्टेट सेम हो? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो इस वजह से कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो भैया हम क्या करेंगे, एक सोर्स से दो सोर्स बना लेंगे। एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स अगर हम डिराइव करेंगे, दो तरीके होते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर हम एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे तो वो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होंगे और उनसे इंटरफेरेंस हम देख पाएंगे, हम मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन को नोटिस कर पाएंगे। तो वही काम यंग ने किया, थॉमस यंग ने, एंड दैट वी विल ऑब्जर्व इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो थॉमस यंग ने जो ये काम किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे ना सिर्फ लाइट के वेव नेचर का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, बल्कि हाइगेंस थ्योरी के लिए वरदान साबित हुई है। क्योंकि जब ये यंग ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया दुनिया को, तो सबसे पहले आदमी हाइगेंस है जिन्होंने सक्सेसफुली अपनी थ्योरी की मदद से, वेव थ्योरी की मदद से इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया। तो क्या है एक्सपेरिमेंट, नाम है इसका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में कहते हैं YDSE। तो भैया इन्होंने एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर समझ रहे होगे, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है भैया। और उसके आगे इन्होंने दो फाइन ओपनिंग्स क्रिएट कर दी। और दो फाइन ओपनिंग्स क्यों क्रिएट की? क्योंकि यहां से जो वेव फ्रंट आएगा, जो लाइट आएगी, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और एक सोर्स से दो सोर्स बनेंगे तो वो कोहेरेंट होंगे। और इनके सामने यहां पर क्या रख दी, कि स्क्रीन रख दी। और जब ये स्क्रीन रखी, इन्होंने अपरेटस को ऑन किया तो देखा इस स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और डार्क रीजन्स मिल गए। यहां पर ब्राइट डार्क रीजन्स मिले ऑल्टरनेट ऑर्डर में, जिन्हें उन्होंने कहा फ्रिंज। और इस पूरे पैटर्न को ऑल्टरनेट में ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क अराउंड अ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो मिला वो S1 और S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मिला। तो इसके इधर और उधर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का जो पैटर्न मिला, इसको इन्होंने कहा इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी क्यों मिला, तो देखो भैया हाइगेंस ने कैसे एक्सप्लेन किया। बोले यहां पॉइंट सोर्स है, हाँ है भाई, तो यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट और इसी तरीके से ट्रफ।
अब थ्योरी क्या कहती है कि भाई जब ये वेव फ्रंट टकराएगा मीडियम पार्टिकल से तो मीडियम पार्टिकल्स नए सोर्स का काम करेंगे, फिर वो एमिट करेंगे क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट और ये ट्रफ लाइक दिस। और अच्छा तुम बना सकते हो कंपास से। ठीक इसी तरीके से यहां पर क्रेस्ट ट्रफ लाइक दिस, ये गए। अब इन्होंने कहा कि भाई जब तुम ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करोगे इस डायग्राम में तो क्रेस्ट और ट्रफ जहां मिल रहे हैं, जहां पर क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को अगर तुम लेकर के स्क्रीन पर पहुंचोगे, उनका प्रोजेक्शन स्क्रीन पर देखोगे, क्रेस्ट और ट्रफ जहां मिल रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं दोज पॉइंट्स विच करेस्पॉन्ड टू द मीटिंग ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो दे विल ऑलवेज लीड यू टू अ डार्क लोकेशन। हमेशा कहां ले जाएंगे? डार्क लोकेशन पे ले जाएंगे, डार्कनेस में ले जाएंगे, मिनिमम इंटेंसिटी पे ले जाएंगे। और ऐसे पॉइंट्स जहां क्रेस्ट से मिल रहा है, ट्रफ से मिल रहा है, ऐसे पॉइंट्स जो होंगे वो हमेशा तुम्हें ब्राइटनेस की जगह पर ले जाएंगे, ब्राइट लोकेशन की इंटेंसिटी पे ले जाएंगे। जहां पर ब्राइट इंटेंसिटी होगी, ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। सो दैट इज हाउ हाइगेंस एक्सप्लेन्ड by using the concept of wavefronts यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसकी मैथमेटिक्स देखते हैं भैया। अब देखो भाई मैथमेटिक्स ऑफ आईडीएसई कि कहां पर ब्राइट मिलेगी, कहां पर डार्क मिलेगी, उनके बीच की स्पेसिंग कितनी होगी, तो वो देख लेते हैं भाई। देखो तो ये हमारा मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, ये हमारी डबल स्लिट है S1 और S2, और ये हमारी स्क्रीन है। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, ये पॉइंट O, यहां से यहां वेव आएगी, यहां से यहां आएगी, दोनों का रास्ता इक्वल होगा। रास्ता इक्वल होगा तो मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होगा, पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, और फेज डिफरेंस जीरो होगा मतलब यहां से जो वेव आएगी, यहां से जो वेव आएगी, दोनों सेम फेज में आएंगी, तो इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होगी पॉइंट O पर। तो इस वजह से भैया पॉइंट O को हमने कह दिया सेंट्रल मैक्सिमा। हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वहां पर, तो उसे हमने कह दिया सेंट्रल मैक्सिमा। अब बात करते हैं पॉइंट P। यहां पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। ये हमने डिस्टेंस ले ली 2D, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए ये कैपिटल D ले ली, सोर्स स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की। अब ये 2D है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, तो ये D हो जाएगी, ये भी D हो जाएगी इधर। और ये जो पॉइंट O और P के बीच की दूरी है ये हमने ले ली y। मतलब पॉइंट P पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा। तो भाई सीधी सी बात है, अब यहां से जो वेव जाएगी S1 से P पर, और जो यहां से वेव जाएगी S2 से P पर, तो इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2P माइनस S1P। बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई S1 से जो जा रही है उसका रास्ता S1P, जो S2 से जा रही है उसका रास्ता S2P, तो पाथ डिफरेंस हो गया S2P माइनस S1P। अब ये S2P माइनस S1P अगर λ/2 का इवन मल्टीपल होगा तो पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा मिलेगा। और अगर ये S2P माइनस S1P λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा तो पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब वहां पे डार्कनेस मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो देख लेते हैं भैया S2P माइनस S1P की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अगर ये पूरा y है, ये d है, तो ये कितना बचा y माइनस डी, और ये y है, ये d है, तो ये यहां से यहां तक पूरा कितना हो गया, ये हो गया y प्लस डी। इसका नाम रख लेते हैं m, इसका नाम रख लेते हैं n। तो भैया देखो ट्राइंगल S1PM क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? बोलो है कि नहीं है? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब S1P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब PM का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब S1M का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भैया? PM की जगह क्या लिख सकते हो सर? PM की जगह y माइनस डी लिख सकते हैं, और S1M की जगह क्या लिख सकते हो? तो ये d लिख सकते हैं, तो ये d हो गया भैया। d स्क्वायर को पहले ले आओ भैया, और d स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस y माइनस डी का होल स्क्वायर। d स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा आ गया S1P। क्या आ गया? ये S1P का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें अगर हम,
तो दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये S1P की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी D 1 प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर, ये क्या आ गई, ये 1/2 आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई। अब भैया बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं क्योंकि y माइनस डी की वैल्यू d के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो S1P बराबर क्या हो गया, d। बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n nx हो जाएगा, तो ये 1/2 अंदर आ जाएगा, y माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। जो बाकी के टर्म्स हमें मिलेंगे, हाइयर ऑर्डर टर्म्स मिलेंगे, तो हाइयर ऑर्डर टर्म्स जो होंगे वो इतने छोटे होंगे कि उनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब भैया मल्टीप्लाई कर दो d को अंदर, तो भैया d को जब तुमने अंदर भेज दिया तो S1 की क्या वैल्यू आ गई, S1 की वैल्यू आ गई d प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2d। बोलो आई कि नहीं आई। ठीक इसी तरीके से डायग्राम तुमने बनाया होगा, देखो S2P की वैल्यू अगर हम ट्राइंगल ले लें S2PN तो वो हो जाएगा d प्लस वाई प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2d। तो अगर हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच में S2P माइनस S1P जो हमें निकालना ही पड़ेगा, तो भैया d से d कैंसिल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास बचेगा y प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में माइनस साइन लगा है, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab 4ab हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4yd अपॉन 2d। बोलो होगा कि नहीं होगा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y इंटू 2d अपॉन d। अब देखो मैंने 2yd नहीं लिखा, मकसद है यहाँ पर क्या कि 2d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2। तो अगर वो 2d है तो 2d है, न्यूमेरिकल में x है तो x आएगा, d है तो d आएगा, तो y इंटू 2d बाई डी, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अकर एट पॉइंट P। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा पॉइंट P पे, जब ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा, मतलब y इंटू 2d अपॉन डी जो है ये लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा। 2 से 2 काट दें तो ये n लैम्डा आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा n लैम्डा d बाई 2d। तो ये जो है हमारी nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हो गई। मतलब पहली ब्राइट फ्रिंज कहां मिल रही है, 0 पर, n बराबर 0 रख दो तो O पर मिल रही है। दूसरी कहां मिलेगी, लैम्डा d बाई 2d पर। तो क्योंकि ये सेंट्रल है तो हम इसको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, तो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हो गई। सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n इक्वल टू क्या रख दोगे, 2, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगी, 2 लैम्डा डी बाई 2d पे। 100वीं कहां मिलेगी, 100 लैम्डा डी बाई 2d एंड सो ऑन। nth कहां मिलेगी, n लैम्डा डी बाई 2d पे। तो ये हमारी nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हो गई। किसकी लोकेशन हो गई, nth ब्राइट फ्रिंज की। अब देखो आगे इसी तरीके से भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, पॉइंट P पर, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का क्या होगा, ऑड मल्टीपल। मतलब ये जो आया है y इंटू 2d बाई डी, ये लैम्डा बाई 2 का क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो मतलब डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगी, तो डार्क फ्रिंज मिलेगी भैया 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2 इंटू 2d। तो अगर n इज इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 0.5, तो 0.5 लैम्डा डी बाई 2d पर मिलेगी पहली डार्क फ्रिंज। दूसरी कहाँ मिलेगी, n इज इक्वल टू 1 रख दो, तो 3/2 मतलब 1.5, तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यहाँ पर। तीसरी कहाँ मिलेगी, 2 रख दो, तो 2.5। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो पैटर्न कि पहली में से 0.5 माइनस कर दो, दूसरी में से 0.5 माइनस कर दो, तीसरी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये तीसरी डार्क फ्रिंज यहां पर है, तो डार्क फ्रिंज है यहां पर है तीसरी, तो 2.5 लैम्डा डी बाई 2d की वैल्यू तुम्हें दी हुई है। इज दैट क्लियर। तो ये हमारी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की लोकेशन हो गई। अब इसको हम कर्व में प्लॉट कर सकते हैं। ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम ये ले लेते हैं और मिनिमम इंटेंसिटी 0 ले लेते हैं। वाई एक्सेस पर इंटेंसिटी और एक्स एक्सेस पे लोकेशन ले लेते हैं ब्राइट फ्रिंज की। तो भैया हमारा जो ग्राफ आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा ग्राफ। ये जो
ऊपर वाली पीक है ये शो कर रही है मैक्सिमा को, और नीचे वाली जो पीक है वो शो कर रही है मिनिमा को। तो सेंट्रल मैक्सिमा तो हो गया। अब पहला मिनिमा कहां मिल रहा है, देखो 0.5 लैम्डा डी बाई 2d लोकेशन हो गई है। पहला मैक्सिमा कहां मिल रहा है, लैम्डा डी बाई 2d। फिर दूसरा मिनिमा कहां मिल रहा है, 1.5 लैम्डा डी बाई 2d। फिर दूसरा मैक्सिमा कहां मिल रहा है, 2 लैम्डा डी बाई 2d एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 सो ऑन। तो जो कोऑर्डिनेट्स इधर होंगे मैक्सिमा मिनिमा के, वही कोऑर्डिनेट्स इधर होंगे। ये हमारा हो जाएगा क्या, 0.5 माइनस में, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा डी बाई 2d, ये हमारा क्या हो जाएगा -1.5, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2.5 एंड लाइक दैट। तो ये कहलाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ इंटरफेरेंस। तो कहां कहां हमारी फ्रिंजेस हैं ये हमें पता लग गया। ऑल्टरनेट में ये पता लग गया, हम कह रहे थे ना कि ब्राइट और डार्क अल्टरनेट में मिलती हैं, तो अल्टरनेट में मिलती है, हमने प्रूव भी कर दिया। अब देखते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होती है। अब ये देखो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। मतलब हमारी nth ब्राइट फ्रिंज कहां मिल रही थी, बोलो सर n लैम्डा डी बाई 2d पे मिल रही थी। वैसे तो तुम ग्राफ से ही समझ गए होगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, कि पहली ब्राइट लैम्डा डी बाई 2d पे, दूसरी ब्राइट 2 लैम्डा डी बाई 2d पे, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हुई बताओ, लैम्डा डी बाई 2d। ठीक इस तरीके से पहली डार्क कहां मिल रही थी, 0.5 लैम्डा डी बाई 2d पे, दूसरी डार्क कहां मिल रही थी 1.5 लैम्डा डी बाई 2d पे, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा डी बाई 2d। तो nth ब्राइट हो गई ये, n प्लस 1th ब्राइट हो गई ये। तो अगर हम दोनों के बीच की सेपरेशन की बात करें तो वो हो गया yn प्लस 1 माइनस yn। तो ये कितना हो गया, ये हो गया n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d माइनस n लैम्डा डी बाई 2d। तो लैम्डा डी बाई 2d को कॉमन ले लें तो ये आ गया n प्लस 1 माइनस n, n से n कैंसिल हो गया। तो बीटा के साथ बहुत सुंदर बात यह है फॉर्मूले में कि ये n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो बीटा ज़्यादा होगा, रेड लाइट यूज़ करोगे तो ज़्यादा फ्रिंज विड्थ मिलेगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। d ज़्यादा होगा तो बीटा ज़्यादा होगा, 2d कम होगा तो बीटा ज़्यादा होगा। अब 2d के केस में क्वेश्चन आता है कि स्लिट्स आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, मतलब 2d टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, तो भैया बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, फ्रिंजेस विल बी इनफाइनाइटली अपार्ट। इफ स्लिट्स आर इनफाइनाइटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो भैया 2d टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बीटा टेंड्स टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे आते हैं। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ही तुम्हारा डेट शीट ये अनाउंस होगी और तुम्हारा ये अनाउंस होगा तो आई विल ब्रिंग अ क्रैश कोर्स जिसमें हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वन शॉट फिनिश करने के बाद सारे वन शॉट्स दूंगा और फिर क्वेश्चंस दूंगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। इस पे क्वेश्चंस आते हैं जैसे व्हाइट लाइट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो भाई कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी। पूरे अपरेटस को पानी में डिप कर देंगे तो क्या होगा, तो लैम्डा कम हो जाएगा, तो बीटा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें, जब हम क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे 15 दिन में पूरा सिलेबस के क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। अब भैया देखते हैं डिफ्रैक्शन, क्या देखेंगे, डिफ्रैक्शन। एक चीज और पूछ लेते हैं इंटरफेरेंस में, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो वो भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, जैसे ये दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो हमने पढ़ा भाई इनके बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा डी बाई 2d। हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, हमारी आंखों पे एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो थीटा है। तो ये जो एंगुलर सेपरेशन है दैट इज नोन एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और अगर ये डिस्टेंस d है तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होगा आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई 2d अपॉन डी, डी से डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा बाई 2d। तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे डी में चेंज कर देते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज चेंज्ड, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, डी बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, डी कम होगा तो बीटा कम होगा, लेकिन थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी माइंडेड। लेकिन बच्चे जल्दी में, नर्वसनेस में, खुशी में गलती कराते हैं और इसको गलत कर बैठते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन इस पे बन जाता है। तो भैया ध्यान रखना है इसका। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन क्या है भाई, देखो तो हाइगन्स की जो वेव थी वो वाटर से और साउंड से ही इंस्पायर्ड थी, क्योंकि उस समय यही वेव्स थी। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई जब मान लो ये एक ओपनिंग है, इसकी डायमेंशन d है,
और यहां से लाइट आ रही है ऐसे। तो जब यहां से लाइट आएगी और यहां स्क्रीन रख देंगे हम, तो क्या होगा, इतनी जगह पर हमें इल्यूमिनेशन मिलेगा और बाकी जगह में शैडो मिलेगा। लेकिन ये कब होगा, जब डी लैम्डा से बहुत ज्यादा है। ठीक ऐसे ही कोई ऑब्स्टेकल है और ये लाइट आ रही है यहां पर, ये लाइट ऐसे पीछे से आ रही है, तो जितनी जगह में ऑब्स्टेकल है उतनी जगह में शैडो मिलेगा और बाकी जगह में लाइट का इल्यूमिनेशन मिलेगा। लेकिन ये भी तभी होगा जब डी जो है वो लैम्डा से बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो डायमेंशन है इसकी ऑब्स्टेकल की वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है। अगर ये जो डायमेंशन है वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर की होगी तो लाइट विल पेनिट्रेट इन द रीजन ऑफ शैडो। लाइट बेंड हो जाएगी यहां से और शैडो रीजन में एंटर कर जाएगी। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, when this happens, when this condition is fulfilled around the corners of the obstacle and aperture and entering in the region of shadow is known as diffraction। लाइट का बेंड होना और शैडो रीजन में एंटर कर जाना, और यूं ही नहीं एंटर कर जाना, वहां पर भी एक प्रॉपर पैटर्न बनाती है लाइट मैक्सिमा और मिनिमा का। यहां पर हमें एक पैटर्न मिलता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी इन अल्टरनेट, इंटरफेरेंस की तरह कुछ कुछ होता है। तो ये जो डिफ्रैक्शन है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। तीन चीजें हैं, लाइट बेंड होगी अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर, लाइट शैडो में एंटर करेगी शैडो रीजन में, और वहां एंटर यूं ही नहीं करेगी, वहां सुपरपोजिशन होगा और वहां पर जगह जगह पर हमें कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी और कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब लाइट का एक प्रॉपर पैटर्न मिलेगा। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये देखो, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, जैसे हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था डबल स्लिट में, तो डिफ्रैक्शन की हम लोग बात करेंगे सिंगल स्लिट। क्या देखा भाई, देखो, और इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए हाइगेंस को बुलाया गया कि एक सिंगल स्लिट ली हमने यहां पर, यहां से लाइट छोड़ दी, इसकी विड्थ मान लो a है, और यहां पर स्क्रीन रख दी, और भी सेटअप था, एक दो कॉन्वेक्स लेंसेज लिए हमने, मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया लाइट का। तो क्या हुआ कि ये जो पॉइंट था सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट मिल रहा था स्लिट के स्क्रीन पर, वहां पर जो वेव्स जा रही थी, उन वेव्स के बीच में हमेशा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा था, क्योंकि पाथ सेम था, पाथ डिफरेंस जीरो था, फेज डिफरेंस जीरो था। तो इस पॉइंट पर हमेशा क्या मिल रहा था, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था। इसको हमने नाम ही दे दिया सेंट्रल मैक्सिमा। अब जो वेव्स थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो गई और वो यहां पर कहीं पर पॉइंट पर मिली स्क्रीन के, तो इन वेव्स के बीच में अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें, जाहिर सी बात है ये ज्यादा रास्ता तय कर रही है, ये कम रास्ता तय कर रही है, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर गिरा दें, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में वो कितना आ जाएगा, a साइन थीटा। तो देखा गया कि भैया जब a साइन थीटा n लैम्डा के बराबर है, या कहते हैं लैम्डा बाई 2 के इवन मल्टीपल के बराबर है, तो पॉइंट P पर मिलता था मिनिमा, मतलब a साइन थीटा लैम्डा के बराबर है तो मिनिमा, 2 लैम्डा के बराबर है तो मिनिमा, 3 लैम्डा के बराबर है तो मिनिमा, 4 लैम्डा के बराबर है तो मिनिमा, n लैम्डा के बराबर है तो मिनिमा। और जब ये a साइन थीटा पॉइंट P पर लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल के बराबर है, मतलब 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर, 5 लैम्डा बाई 2 के बराबर, 7 लैम्डा बाई 2 के बराबर, 9 लैम्डा बाई 2 के बराबर, तो पॉइंट P पर क्या मिल रहा था, मैक्सिमम मिल रहा था। अब ये तो यार इसने कान खड़े कर दिए सबके, ये कंडीशन इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की थी और ये कंडीशन इंटरफेरेंस में किसकी थी, मिनिमा की थी। उल्टा हो गया, यहां पे तो खेल पलट गया। हाइगेंस को बुलाया गया समझाओ करके। तो हाइगेंस से पहले तो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा कि भाई पॉइंट सोर्स है, उससे वेव फ्रंट निकलेगा,
वेव फ्रंट जब यहां पर टकराएगा तो यहां के चप्पे चप्पे से नए सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, उन वेवलेट्स में आपस में सुपरपोजिशन होगा। तो जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगी वहां पर ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, वहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और जहां पर क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। ये बात तो बता दी उन्होंने, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। अब उन्हें कंडीशन कैसे पलट गई यार, इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा की थी वो यहाँ मिनिमा की हो गई, जो मिनिमा की थी वहां पे मैक्सिमा की हो गई। तो बोले वो डबल स्लिट थी, ये सिंगल स्लिट नहीं है, पहले डिवाइड तो करो। तो मिनिमा को समझने के लिए उन्होंने डिवाइड करना सिखाया। बोले पहले स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, मतलब ये ए है तो a/2 आधा और आधा हो जाएगा a/2। तो बोले जब इसके तुम पार्ट्स करोगे यहां पर तो हर पार्ट से क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। इस तरीके से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, यहां से भी यहां से भी। और इसकी जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी वो इससे सुपरपोज करेंगी करस्पॉन्डिंग वेवलेट से। तो इसके और इसके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये a/2 है तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा a/2 साइन थीटा। अब जब तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, लैम्डा को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो a/2 साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा/2, मतलब लैम्डा/2 का ऑड मल्टीपल 1 लैम्डा/2। तो इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। हाँ भाई बात समझ में आ गई। अब डिवाइड करो 4 पार्ट्स में, 2 लैम्डा के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, एक पार्ट का जब दूसरे पार्ट से मिलेगा तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, a/4 साइन थीटा। 2 लैम्डा के 4 टुकड़े करो, कितना हो जाएगा, लैम्डा/2, फिर से लैम्डा/2 का ऑड मल्टीपल, फिर से मिनिमा मिलेगा। बिल्कुल सही बात, क्लियर हो गई सर। तो जब ये कंडीशन होगी, स्लिट को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करोगे, पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2 का ऑड मल्टीपल होगा, मिनिमा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, सबको समझ में आ गई। अच्छा ये समझाइए सर कि जब a साइन थीटा 3 लैम्डा/2 के बराबर है तो अब तो हाइगेन शेयर हो गए थे। बोले अच्छा अभी समझा दे रहा हूं। बोले पहले 2 पार्ट्स में किया था, अब 3 पार्ट्स में करो। तो 3 पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो किन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, a/3 साइन थीटा। हाँ बिल्कुल होगा सर। अब 3 लैम्डा/2 के 3 टुकड़े करो तो वो 3 लैम्डा/2 के 3 टुकड़े करोगे तो लैम्डा/2 आएगा। अरे ये क्या हुआ, काटो तो खून नहीं। फिर यहां लैम्डा/2 का ऑड मल्टीपल, फिर से डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फिर से मिनिमा, लेकिन मिल तो मैक्सिमा रहा है। तो बोले रुके तो थोड़ा धैर्य रखो भैया। अरे भैया तो 3 टुकड़े किए ना तुमने, तो कोई 2 आपस में एक दूसरे को मार देंगे ना, तीसरा तो जिंदा बचेगा ना, और तीसरा टुकड़ा जिंदा बचेगा तो उससे तो लाइट पहुंचेगी ना, तो मैक्सिमा मिलेगा ना। हाँ उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं हुई जितनी सेंट्रल वाले की थी। उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल वाले की 1/3 होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि 1/3 पोर्शन से लाइट पहुंच पा रही है। इसी तरीके से 5 लैम्डा/2 को समझने के लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो a/5 साइन थीटा हो जाएगा। 5 लैम्डा/2 के 5 टुकड़े करोगे फिर से लैम्डा/2 आ जाएगा। फिर से 4 टुकड़े की जो वेवलेट्स होंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स, किन्हीं करस्पॉन्डिंग 4 की, कॉन्जिक्यूटिव 4 की, वो एक दूसरे को मार देंगी। जो 1/5 पार्ट होगा उसकी वजह से कुछ लाइट पहुंचेगी तो और कम इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, कि इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो भैया इस तरीके से बात हुई डिफ्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं लीनियर एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि भैया सेकेंडरी मैक्सिमा जो होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। सेंट्रल मैक्सिमा पूरी स्लिट की वजह से मिलता है और सेकेंडरी मैक्सिमा 1/3, 1/5, 1/7 एंड लाइक दैट। मतलब अगर इसका कर्व बनाए हम तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। अब पहला मिनिमा a साइन थीटा बराबर n लैम्डा, तो λ/a, n की जगह 1 रख देंगे। फिर मैक्सिमा 3 λ/2 मतलब 1.5 λ/a। फिर मिनिमा n लैम्डा 2 λ/a। फिर मैक्सिमा मतलब 2.5 λ/a। तो ये हमने एंगल शो किया, इधर नेगेटिव में आ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस शो करेंगे तो कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी देखो कम होती जा रही है। अब बात होगी लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ की। तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें D डिस्टेंस से, ये D
डिस्टेंस है यहां से यहां तक। तो भैया एंगुलर विड्थ कितनी आएगी, ये एंगल लैम्डा बाई ए हो गया इधर पहला मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा के इस तरफ, और इस तरफ भी पहला मिनिमा। तो टोटल जो एंगुलर सेपरेशन आ रहा है इसका वो 2 लैम्डा बाई आ रहा है, ए आ रहा है। तो एंगुलर विड्थ जो हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की वो कितनी हो गई, 2 लैम्डा बाई ए हो गई। और लीनियर विड्थ कितनी हो गई, आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। तो ये डी डिस्टेंस से देख रहे हैं, डी डिस्टेंस हमने ली है, तो ये हो गई 2 लैम्डा डी बाई ए। अब अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, nth मैक्सिमा बन रहा है यहां पर मान लो, तो ये nth मैक्सिमा है ये वाला, तो ये nth मिनिमा होगा। तो nth मिनिमा का एंगल कितना होगा, n लैम्डा बाई ए, और ये n+1th मिनिमा होगा, तो इसका एंगल कितना होगा, n+1 लैम्डा बाई ए। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा n+1 लैम्डा बाई ए माइनस n लैम्डा बाई ए। तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, लैम्डा बाई ए। तो देख लो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ एंगुलर जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है उससे आधी है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के, कि वहां पर सबकी विड्थ सेम होती है, मैक्सिमा मिनिमा सबकी यहां पर आधी हो गई देखो। और इसी तरीके से लीनियर विड्थ क्या हो जाएगी, तो लीनियर विड्थ हो जाएगी लैम्डा डी बाई ए। तो ये हमारा हो गया भैया डिफ्रैक्शन। और भी वन शॉट लेकर के आऊंगा, पूरा सिलेबस करा दूंगा, चिंता मत करो। आज तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आज डिक्लेयर हो जाए, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, फिलहाल ये तो सोचना ही मत नहीं होंगे, एग्जाम्स तो होने ही होने हैं। और अगर कैंसिल हो जाते हैं तो भी, मतलब इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, तो भी तुम्हें पढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ये नहीं है, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है, माइंडेड। बाकी जो भी अपडेट होगा, आज जैसे ही डिक्लेरेशन आएगा, जैसे ही न्यूज़ आएगी, आई विल अपडेट यू थ्रू द वीडियो। यूट्यूब पे मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो ये देखते रहना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज़ लाएंगे, 15 वीडियोज़ का टारगेट है मेरा, कि जैसा भी पैटर्न डिसाइड होगा, डिक्लेयर होगा, सीबीएसई जैसा भी डिक्लेयर करेगी, वैसे उसी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, शेयर और सब्सक्राइब करना। बी फिजिक्सिफाइड। थैंक यू वेरी मच।